विजया चौंक कर अपने आप से बोली, कौन है? ये तो मैं नहीं जानती। जिनके घर में पूजा हो रही है उन्हीं के भांजे हैं। तभी रासबिहारी का प्रवेश हुआ। उन्होंने कहा, तुम्ही को खोज रहा था मां। खबर मिली कि तुम नदी की ओर थोड़ी देर घूमने आई हो। अच्छी बात है, उन्हें हमने नोटिस दिया है। अब अगर हम ही उसे वापस लेना चाहें तो बाकी 5 लोगों के सामने वो कैसा दिखाई देगा? जरा सोचो तो। विजया ने कहा, एक चिट्ठी लिखकर उनके पास भेज दीजिए ना। मुझे पूरा विश्वास है कि वे केवल अपमान के डर से यहां आने का साहस नहीं करते। रासबिहारी ने व्यंग्य से कहा, बड़े स्वाभिमानी आदमी मालूम होते हैं, इसलिए अपमान को सिर पर लेकर हमें ही उनके पीछे पड़कर उन्हें यहां रहने के लिए चिट्ठी लिखनी होगी। विजया ने व्याकुल होकर कहा, इसमें कोई दोष नहीं है काका बाबू। बिना मांगे किसी पर दया करने में लज्जा नहीं होती। रासबिहारी कुछ हंसकर बोले, मां, तुम्हारी चीज तुम दान करो, मैं क्यों रोकूंगा? मैं तो केवल इतना दिखाना चाहता था कि बिलास जो करना चाहता था वो न स्वार्थ के लिए था न क्रोध के कारण, सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर करना चाहता था। एक दिन मेरी संपत्ति और तुम्हारे पिता की संपत्ति दोनों मिलकर तुम दोनों के हाथों में आ जाएंगी। उस दिन तुम्हें बुद्धि देने के लिए इस बूढ़े को खोजने पर भी नहीं पाओगी मां। तभी बिलास का प्रवेश हुआ। उसने विलायती पोशाक पहन रखी थी और हाथ में एक छोटा सा बैग था। वह बहुत व्यस्त दिखाई दे रहा था। बिलास ने कहा, अरे तुम यहां हो? बाबा, अब तो घर जाने का समय भी नहीं मिला। कलकत्ता से लौटते ही सुना कि तुम लोग नदी के किनारे घूमने आए हो। घूमना? सिर पर इतना बड़ा कार्यभार लेकर कोई कैसे आलस्य में समय बिता सकता है, मैं यही सोचता हूं। बाबा, लगभग सारा काम ही पूरा करके आया हूं। किन किन लोगों को निमंत्रण देना है, किन के ऊपर उस दिन की जिम्मेदारी देनी है, क्या क्या करना है, सब कुछ। रासबिहारी ने पूछा, सब कुछ? क्या कहते हो? इसमें क्या क्या कर डाला? बिलास ने कहा, हां, सब कुछ। क्या अब मेरे लिए खाने पीने की भी फुर्सत थी? फिर रासबिहारी की ओर देखकर बोला, विजया, तुम निश्चय ही सोच रही हो कि इन कुछ दिनों में मैं नाराज होकर नहीं आया था। यद्यपि मैं नाराज नहीं हुआ, लेकिन अगर होता भी तो उसमें जरा भी अन्याय नहीं होता। रासबिहारी ने कनाई सिंह से कहा, कनाई सिंह, चलो बेटा, थोड़ा आगे जाकर 2 कदम घुमाते हैं। बहुत दिनों से नदी के इस तरफ आना नहीं हुआ। कनाई सिंह ने कहा, चलिए हुजूर। रासबिहारी और कनाई सिंह चले गए। बिलास ने कहा, तुम आराम से चुप रह सकती हो, लेकिन मैं नहीं रह सकता। मुझमें जिम्मेदारी का बोध है। सिर पर इतना बड़ा कार्यभार लेकर मैं किसी भी तरह निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकता। हमारा मंदिर स्थापना इसी बड़े दिन की छुट्टी में होगी। सब कुछ तय हो गया है, यहां तक कि निमंत्रण देना भी बाकी नहीं छोड़ा। उफ, कल सुबह से मुझे कितना घूमना पड़ा। बाकी सब मामलों में भी लगभग निश्चिंत हो गया हूं। कौन कौन आएगा उनके नाम भी लिखकर लाया हूं। पंडितों और गांव के बहुत से लोगों को भी पहचान सका हूं। ये कहकर उसने बैग खोलकर उसमें से कागज टटोलते हुए एक कागज निकाला और विजया की ओर बढ़ाया। विजया ने कागज ले तो लिया, लेकिन उसके चेहरे से ऐसा लगा मानो उसके मन में वितृष्णा की कोई सीमा न हो। बिलास ने पूछा, क्या बात है, इतनी चुप क्यों हो? विजया ने कहा, मैं सोच रही हूं। आप उन्हें निमंत्रण देकर आए हैं, अब उनसे क्या कहा जा सकता है? बिलास ने पूछा, उसका मतलब? विजया ने कहा, मंदिर की स्थापना के संबंध में मैंने अभी तक कुछ तय नहीं किया है। तीव्र आश्चर्य और उससे भी अधिक क्रोध से बिलास का चेहरा भयानक हो उठा, लेकिन अपनी आवाज को जितना संभव हो सका संयत करके उसने कहा, इसका मतलब क्या है? क्या तुमने सोचा है कि अगर आने वाली छुट्टियों में नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं किया जा सकेगा? वे लोग तुम्हारे, यानी तुम्हारे अपने तो हैं नहीं कि जब तुम्हें सुविधा होगी तभी दौड़े चले आएंगे। मन स्थिर नहीं हुआ, इसका अर्थ क्या है? जरा सुनो।
विजया ने मृदु स्वर में कहा, यहां ब्रह्मा मंदिर की स्थापना करने का कोई औचित्य नहीं है। ये नहीं होगा। कुछ देर स्तब्ध रहकर बिलास ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम वास्तव में ब्रह्मा महिला हो भी या नहीं। विजया चुपचाप उसके चेहरे की ओर देखती रही। फिर बोली, आप घर से शांत होकर लौटकर नहीं आए हैं, इसलिए आपके साथ इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। ये बात अभी रहने दीजिए। बिलास ने कहा, हम तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, ये जानती हो। विजया ने कहा, यह चर्चा मैं काका बाबू के साथ करूंगी, आपके साथ नहीं। बिलास ने फिर पूछा, हम तुम्हारा साथ छोड़ दे तो क्या होगा, जानती हो? विजया ने शांत स्वर में कहा, नहीं, लेकिन जब आपका जिम्मेदारी बोध इतना अधिक है, तब मेरी इच्छा के विरुद्ध जिन लोगों को आपने निमंत्रण देकर अपमानित करने का जिम्मा लिया है, उसका भार आप स्वयं उठाइए। मुझसे उसमें शामिल होने के लिए मत कहिए। बिलास ने कहा, मैं काम करने वाला आदमी हूं, काम ही पसंद करता हूं, खेल पसंद नहीं करता, ये याद रखना विजया। विजया ने शांत स्वर में कहा, अच्छा, मैं नहीं भूलूंगी। बिलास ने प्रचंड चीत्कार करके कहा, हां, भूलती नहीं हो, ये मैं देखूंगा। विजया ने कोई उत्तर नहीं दिया और बाहर जाने लगी। बिलास ने फिर कहा, अच्छा, इतना बड़ा घर फिर किस काम आएगा? जरा सुनो, इसे तो यूं ही पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता। विजया ने सिर उठाकर दृढ़ता से कहा, लेकिन ये घर हमें लेना ही होगा, ये तो अभी तय नहीं हुआ है। बिलास ने क्रोध में जोर से पैर पटक कर कहा, हुआ है, 100 बार तय हुआ है। मैं समाज के सम्मानित लोगों को बुलाकर उनका अपमान नहीं कर सकता। ये घर हमें चाहिए ही, ये मैं करके ही छोड़ूंगा। ये बात तुम्हें मैं बता देता हूं। तभी रासबिहारी लौट कर आए। बिलास ने कहा, सुन रहे हो बाबा, विजया कह रही है, ये अब नहीं होगा, ये अपमान। रासबिहारी ने कहा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कौन कहता है नहीं होगा? बिलास ने विजया की ओर उंगली दिखाकर कहा, यह कह रही है कि मंदिर की स्थापना अभी नहीं हो सकती। रासबिहारी ने कहा, विजया कह रही है, नहीं होगा। क्या बात है? अच्छा, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होना चाहिए। पहले सारी बात सुन ले। निमंत्रण हो चुका है। बिलास ने कहा, हो चुका है। रासबिहारी ने कहा, अच्छा, उसे तो अब वापस नहीं लिया जा सकता, असंभव है। इधर दिन भी अधिक नहीं है। करना है तो इसी समय के भीतर सारी तैयारी पूरी करनी होगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं। विजया ने कहा, लेकिन जब तक वे अपनी इच्छा से घर छोड़कर नहीं जाते, तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता, काका बाबू। रासबिहारी ने पूछा, किसके स्वेच्छा से घर छोड़ने की बात कह रही हो मां? जगदीश के बेटे की। वो तो घर छोड़ चुका है, सुना नहीं? विजया ने विलास की ओर से मुंह फेर कर खड़ी होते हुए कहा। उसके होंठ कांपने लगे। स्वयं को संयत करके उसने कहा, नहीं, नहीं सुना। लेकिन उसका सामान क्या हुआ? सब कुछ ले गया। विलास ने हंसी के भाव से कहा, सुना है, रहने के लिए था ही क्या, एक टूटी हुई खाट थी, उसी पर शायद उसका सोना चलता था। मैंने उसे बाहर पेड़ के नीचे खींचकर फेंक देने का हुक्म देकर कलकत्ता गया था। आज स्टेशन पर उतरते ही दरबान के मुंह से खबर मिली कि वह सामान लेने के लिए आज सुबह फिर आया था। हां, अगर उसका कुछ सामान है तो ले जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। रासबिहारी ने कहा, तुम्हारा दोष है विलास। आदमी चाहे जितना अपराधी हो, भगवान उसे जितनी भी सजा दे, उसके दुख में हमें दुखी होना और सहानुभूति प्रकट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मन में तुम उसके लिए दुख नहीं रखते, लेकिन बाहर भी उसे प्रकट करना कर्तव्य है। उसे एक बार मेरे साथ मिलने के लिए क्यों नहीं कहा? देखता अगर कुछ, विलास ने कहा। उससे मिलकर निमंत्रण करना छोड़कर मेरा और कोई काम तो था नहीं बाबा। तुम क्या कह बैठते, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसके अलावा मेरे पहुंचने से पहले ही तो डॉक्टर साहब अपना संदूक पेटरा
और यंत्रपातियां समेटकर निकल गए थे। विलायत के डॉक्टर, एक निकम्मा लफंगा कहीं का। रास बिहारी ने कहा, नहीं विलास, तुम्हारी इस तरह की बातें मैं माफ नहीं कर सकता। अपने व्यवहार पर तुम्हें लज्जित होना चाहिए, पश्चात्ताप करना चाहिए। विलास ने पूछा, किस लिए? सुनूं। दूसरों के दुख में दुखी होना, दूसरों का कष्ट दूर करने की शक्ति मुझ में है, लेकिन जो दीन दुखी घर में घुसकर अपमान करके जाए, उसे मैं माफ नहीं करता। इतनी ढोंगबाजी मुझ में नहीं है। रास बिहारी ने पूछा, कौन फिर तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा अपमान कर गया? किसकी बात कर रहे हो? विलास ने कहा, जगदीश बाबू के कुपुत्र नरेंद्र बाबू की ही बात कर रहा हूं बाबा। वो एक दिन शूर के घर में बैठकर ही मेरा अपमान करके गया था। तब उसे पहचानता नहीं था, इसलिए। इतना कहकर उसने विजया की ओर संकेत किया और बोला, नहीं तो मुझे अपमानित करके जाने में भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम लोग जानते हो वो बात। पूर्ण बाबू का भांजा कहकर अपना परिचय देकर जो तुम्हें भी उस दिन रास्ते में अपमानित करके गया था, वो कौन था? तब तो तुमने उसे खूब प्रश्रय दिया था। वही नरेन। उस समय अगर वह अपना वास्तविक परिचय दे पाता, तभी कहता कि वह पुरुष है। ढोंगी कहीं का। विजया ने कहा, वही नरेन बाबू। दरबान को भेजकर आपने उन्हें ही घर से निकलवा दिया, मेरे ही नाम पर, मेरे ही कर्ज के कारण। क्रोध और क्षोभ से वह जैसे दौड़ती हुई चली गई। रास बिहारी हतबुद्धि होकर बोले, ये फिर क्या हुआ? विलास ने कहा, मैं क्या जानता हूं। रास बिहारी ने कहा, जब जानते नहीं तो इतना बड़ा दंभ करके कहने क्यों गए? शुरू से सुन रहे हो कि जगदीश के बेटे पर वो जोरज बरदस्ती नहीं चाहती, फिर भी। विलास ने कहा, इतनी ढोंगबाजी मैं नहीं कर सकता। मैं सीधे रास्ते पर चलना पसंद करता हूं। रास बिहारी ने कहा, तो चलो। सौभाग्य का रास्ता वही एक दिन तुम्हें खूब अच्छी तरह दिखा देगा। सीधा रास्ता, सीधा रास्ता। कहते कहते वह तेज कदमों से बाहर निकल गए। तीसरा दृश्य, विजया का बैठने का कमरा। विजया बाहर किसी की ओर एकटक देख रही थी। फिर उठकर खिड़की के पास गई और उसे इशारे से बुलाया। एक बालक भीतर आया, खाली बदन, गमछे की कोचर में मुड़ी, जिसे वो अभी तक चबा रहा था। परेश ने पूछा, बुला रही थी मां ठाकुरुन? विजया ने पूछा, क्या कर रहा था रे? परेश ने कहा, मूढ़ी खा रहा था। विजया ने पूछा, ये कपड़ा तुझे किसने खरीद कर दिया? परेश, नया दिखाई दे रहा है। परेश ने कहा, हां, नया है, मां ने खरीद कर दिया है। विजया ने कहा, यही कपड़ा खरीद कर दिया है? छी छी, कैसी भद्दी किनारी है रे। अपनी साड़ी की चौड़ी सुंदर किनारी दिखाकर वो बोली, ऐसी किनारी न हो तो क्या तुझे शोभा देती है? परेश ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा, मां कुछ भी खरीदना नहीं जानती। तुम्हें कौन खरीद कर देता है? विजया ने कहा, मैंने खुद खरीदा है। परेश ने पूछा, खुद? दाम कितना बड़ा, सुनूं? विजया ने कहा, तुझे उससे क्या, लेकिन मैं तुझे ऐसी ही एक कपड़ा खरीद कर दे दूं, अगर तू। परेश ने तुरंत पूछा, कब खरीद कर दोगी? विजया ने कहा, खरीद दूंगी, अगर तू मेरी एक बात माने, लेकिन तेरी मां या कोई और जान न पाए। परेश ने कहा, मां जानेगी कैसे? तुम बोलो ना, मैं अभी मानूंगा। विजया ने पूछा, तू दिघड़ा को जानता है? परेश ने कहा, वो तो जानता हूं। गुटी पोका खोजने कितने दिन दिघड़ा जाता हूं। विजया ने पूछा, वहां सबसे बड़ा घर किसका है, तू जानता है? परेश ने कहा, उन्हीं ब्राह्मणों का। वही जो पिछले साल रस्सी खाकर भात से कूदकर गिर पड़े थे, उन्हीं का। ये जो यहां गोविंद की मुड़ी बताशे की दुकान है, और वो वहां उनका कोठा है। गोविंद क्या कहता है, जानती हो मां ठाकुरुन? कहता है, सब चीजें एकाध पसेरी और 2.5 गंडा मिलेंगी नहीं, अब तो केवल 2 गंडा। लेकिन तुम अगर एक साथ पूरे पैसे की मिठाई लेने दो तो मैं 5 गंडा ला सकता हूं।
विधवा ने पूछा, तू 2 पैसे की बताशा खरीद कर नहीं ला सकता? परेश ने कहा, हां, इस हाथ में 1 पैसे की 5 गंडा गिनकर लेकर कहूंगा दुकानदार, इस हाथ में और 5 गंडा गिनकर दो, अगर दे तो कहूंगा। माठा कुरुन ने कहा है 2 फाव दे देना, तब पैसे 2 दूंगा। नहीं, विजया हंसकर बोली, हां, तब दोनों हाथों में देना। और उसी तरह दुकानदार से पूछना, वो जो बड़े घर में नरेन बाबू रहते थे, वे कहां गए? कर पाएगा ना? परेश ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, पैसे दो ना, मैं दौड़ कर ले आता हूं। विजया ने उसके हाथ में पैसे देते हुए कहा, बताशा हाथ में पाकर भूल तो नहीं जाएगा? परेश ने कहा, ना। कहते ही वह दौड़ गया। विजया लौटकर एक चौकी पर बैठी ही थी कि परेश की मां भीतर आई। परेश की मां ने पूछा, परेश को कहीं भेजा है दीदी मणि? वह तो सिर के बल दौड़ा जा रहा है। मैंने पुकारा, जवाब नहीं दिया। विजया हंसकर बोली, ओ, परेश दौड़ा है क्या? तो निश्चित ही दिघड़ा में बताशा खरीदने दौड़ा है। अचानक मेरे पास से पैसे मिल गए ना? परेश की मां ने पूछा, लेकिन बताशा तो पास में ही मिलता है, वहां क्यों? विजया ने कहा, क्या जानूं, वहां कोई गोविंद दुकानदार है, वो न जाने थोड़ा ज्यादा देता है। परेश की मां ने पूछा, किताबें जो समेट कर रखने की बात थी, रखेगा नहीं? विजया ने कहा, अभी रहने दो। परेश की मां ने कहा, एक बात तुमसे कहना चाहती हूं दीदी मणि, डर के मारे कह नहीं पाती। विजया ने पूछा, क्यों, तुम्हें किस बात का डर है? क्या बात है? परेश की मां ने कहा, कालीपद कह रहा था कि वो अब और टिक नहीं सकता। छोटे बाबू उसे 2 आंखों से देख नहीं सकते, जब तब डांटते हैं। वह तो करता बाबू का खानसामा था, कलकत्ता में रहने की आदत थी। कल न जाने छोटे बाबू ने उसे हुक्म दिया है कि उनके यहां काम कम है, इसलिए उड़िया माली के साथ बागान में काम करना होगा, नहीं तो नौकरी से जवाब दे दिया जाएगा। उम्र हो गई है, वो बागान में जाकर कुदाल चला पाएगा। दीदी, विजया ने दुखी होकर कहा, नहीं, उसे कुदाल नहीं चलानी होगी, छोटे बाबू से मैं कह दूंगी। परेश की मां ने कहा, हमारे घोष गोमस्ता बाबू कह रहे थे कि। विजया ने कहा, अभी रहने दो। परेश की मां, मुझे एक जरूरी चिट्ठी लिखनी है, बाद में सुनूंगी, अभी तुम जाओ। परेश की मां ने कहा, अच्छा, जाती हूं दीदी मणि। परेश की मां चली गई। विजया खिड़की के पास जाकर बाहर झांक कर देखने लगी, लेकिन अगले ही क्षण लौटकर चिट्ठी का कागज खींच लाई और लिखने बैठ गई। कालीपद दरवाजे के पास मुंह बढ़ाकर पुकारने लगा। कालीपद ने कहा, मां। विजया ने सिर उठाकर कहा, परेश की मां से तो कह दिया है कालीपद, तुम्हें बागान में जाकर काम नहीं करना होगा। कालीपद ने कहा, लेकिन छोटे बाबू। विजया ने कहा, उनसे मैं कह दूंगी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब जाओ। कालीपद ने कहा, जो कपड़े धूप में डाले गए हैं वे। विजया ने कहा, अभी रहने दो कालीपद, ये जरूरी चिट्ठी खत्म किए बिना मैं उठ नहीं सकती। कालीपद चला गया। विजया उठकर एक बार फिर खिड़की खोलकर आई और बैठ गई। चिट्ठी का कागज एक ओर सरकाकर उसने अखबार उठा लिया। उसका मन जैसे बहुत बेचैन था, किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। तभी नेपथ्य से बच्चू ने पुकार कर कहा, मां। विजया ने पूछा, कौन? बच्चू ने दरवाजे के पास से कहा, मैं बच्चू हूं, एक बार आ सकता हूं? विजया ने कहा, नहीं बच्चू बाबू, अभी मेरे पास समय नहीं है, आप किसी और समय आइएगा। बच्चू ने कहा, अच्छा मां। बच्चू चला गया। विजया अखबार पढ़ रही थी। तभी दूसरी ओर से अत्यंत सावधानी से परेश भीतर आया। विजया उठकर खड़ी हो गई और अत्यंत व्यग्र होकर पूछने लगी, दुकानदार ने क्या कहा? परेश। परेश ने कपड़े में छिपी बताशे की ओर संकेत करते हुए कहा, बताशा तो पैसे में 6 गंडा करके। अरे नहीं,
नहीं, वो नरेन बाबू के बारे में क्या कह रहा था, वो तो बता। परेश ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम। दुकानदार ने पैसे में 6 गंडा बताशे दिए थे, लेकिन उसने किसी को ये बात बताने से मना कर दिया है। कहता है, जानती हो मां ठाकुरुन, तू नरेन बाबू के बारे में क्या जानकर आया है, वो बताना। वो वहां नहीं है, कहीं चले गए हैं। गोविंद कहता है, जानती हो मां ठाकुरुन। कहता है, 12 गंडा। वो झुंझलाकर बोली, ले जा अपने 12 गंडा बताशे मेरे सामने से। विजया जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। परेश ने दोनों होठों पर हाथ रखते हुए कहा, मां ठाकुरुन, इससे ज्यादा तो नहीं देता। कुछ देर बाद विजया ने अपना स्वर सामान्य करते हुए कहा, परेश, वे सब तू ही खा लेना। सब खाऊं? हां, सब खा लेना। अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मां ठाकुरुन, उसने ज्यादा नहीं दिए। मैंने तो उससे बहुत कहा था। न दे, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। परेश, बताशे तू ले जा और खा लेना। परेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सब अकेला खाऊं? मां ठाकुरुन, काना भट्टाचार्य महाशय के पास जाकर पूछाऊं? कौन काना भट्टाचार्य महाशय? और क्या पूछ कर आएगा? पूछ कर आऊंगा कि नरेंद्र बाबू कहाँ गए हैं। इतना कहकर जैसे ही विजया ने मुंह फेर कर देखा, सामने नरेन कमरे में आ रहा था। उसके हाथ में चमड़े का एक बक्सा था। उसने बक्सा नीचे रखा और हाथ जोड़कर विजया को नमस्कार किया। विजया थोड़ी झेम गई और बोली, अब और पूछने की जरूरत नहीं है, तू जा। परेश ने धीमी आवाज में कहा, मां ठाकुरुन, काना भट्टाचार्य महाशय तो उनके पड़ोस वाले घर में ही रहते हैं। गोविंद दुकानदार ने कहा था कि नरेंद्र बाबू की खबर वही जानते हैं। विजया ने सूखे स्वर में कहा, अच्छा, आप बैठिए। फिर परेश की तरफ देखकर बोली, तू अब जा। इतनी सी बात के लिए किसी और दिन जाकर पता कर लेना, अभी जा। परेश कुछ समझ नहीं पाया और वहां से चला गया। नरेन ने पूछा, आप नरेन बाबू की खबर जानना चाहती थी कि वे कहाँ हैं? विजया ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, हां, एक दिन पता कर लेने से ही क्या होगा? क्यों? क्या कोई जरूरत है? क्या बिना किसी जरूरत के कोई किसी की खबर नहीं लेना चाहता? नरेन बोला, कोई क्यों नहीं लेना चाहेगा, वो बात अलग है, लेकिन आपके और उनके बीच तो अब कोई संबंध नहीं रहा। फिर आप उनकी खोज क्यों कर रही हैं? क्या उनके पिता का कर्ज अभी तक पूरा नहीं चुकाया गया? विजया चुप रही। नरेन ने आगे कहा, अगर कोई और कर्ज भी निकल आया हो, तब भी जहां तक मैं जानता हूं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे बेचकर वे बाकी पैसे चुका सके। इसलिए अब उनकी खोज करना बेकार है। विजया ने पूछा, आपको किसने कहा कि मैं सिर्फ कर्ज के लिए ही उनकी खोज कर रही हूं? इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है, मैं तो समझ नहीं पा रहा। वे भी आपको नहीं जानते और आप भी उन्हें नहीं जानती। विजया ने तुरंत कहा, वे मुझे भी जानते हैं और मैं भी उन्हें जानती हूं। दूसरा अंक। नरेन ने कहा, वे आपको जानते हैं, ये बात सही है, लेकिन आप उन्हें नहीं जानती। किसने कहा कि मैं उन्हें नहीं जानती? मैं जानता हूं। मान लीजिए मैं ही आपसे कह दूं कि मेरा नाम नरेन है, तो भी आप इसे झूठ नहीं कह पाएंगी। विजया ने कहा, नहीं, सचमुच मैं इनकार नहीं कर पाऊंगी, बल्कि आपसे यही कहूंगी कि यह सच आपको मुझसे बहुत पहले बता देना चाहिए था। नरेन उदास होकर चुप हो गया। कुछ देर बाद विजया ने कहा, जब आपका दूसरा परिचय था, तब अपनी ही चर्चा सुनना और छिपकर आड़ में खड़े होकर दूसरों की बातें सुनना, क्या आपको लगता है कि यह आपकी मर्यादा के अनुसार सही था? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन शायद फर्क सिर्फ इतना है कि हम ब्रह्मा समाज के हैं और आप लोग हिंदू हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद नरेन बोला, आपके साथ कई तरह की बातें हुई थी और उनमें मेरी चर्चा भी हुई थी, लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। आखिरी दिन मैं खुद अपना परिचय देना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो नहीं पाया। फिर भी इससे आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ। विजया ने कहा, किसी इंसान का नुकसान कई तरह से हो सकता है, नरेन बाबू,
और अगर कोई नुकसान हुआ भी है तो वह हो चुका। अब आप उसे ठीक नहीं कर सकते, उस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर अब मैं सच में आपके बारे में कुछ जानना चाहूं तो क्या? नरेन ने तुरंत कहा, मैं नाराज होऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके चेहरे पर शांत और हल्की मुस्कान आ गई। विजया ने पूछा, आप अब कहाँ रह रहे हैं? नरेन ने बताया, गांव के दूसरे छोर पर मेरी दूर की एक बुआ अभी जीवित है। मैं उन्हीं के घर ठहरा हुआ हूं। विजया ने पूछा, लेकिन आपके बारे में गांव में जो विवाद हुआ है, क्या वहां के लोगों को उसके बारे में पता नहीं है? पता है, क्यों नहीं? फिर? नरेन कुछ देर सोचकर बोला, जिस घर में मैं रह रहा हूं उसे ठीक ठीक घर के अंदर रहना भी नहीं कह सकते। मेरी हालत जानकर भी शायद कुछ दिनों तक उनके बेटों ने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन ज्यादा दिनों तक वहां रहकर उन्हें परेशान करना भी ठीक नहीं है। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, अच्छा, आप सच सच बताइए, आप मेरी इतनी खोज क्यों कर रही थी? क्या मेरे पिता का कोई और कर्ज निकल आया है? विजया ने कोई जवाब नहीं दिया। नरेन ने कहा, कौन अपने पिता का कर्ज नहीं चुकाना चाहता? लेकिन सच कहता हूं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे मेरे नाम पर हो या किसी और नाम पर, जिसे बेचकर मैं पैसे चुका सकूं। मेरे पास बस यही थोड़ा सा सामान है। इसे कलकत्ता ले जा रहा हूं। शायद वहां इसे बेचकर किसी दूसरी जगह जाने का खर्च निकाल सकूं। मेरी बुआ की हालत भी बहुत खराब है, यहां तक कि उनके खाने पीने तक की। ये कहते कहते वह रुक गया। विजया ने मुंह दूसरी ओर फेर लिया और बाहर देखने लगी। नरेन ने फिर कहा, लेकिन अगर आप दया करके मुझे थोड़ा समय दे दें तो पिता का जितना भी कर्ज होगा मैं अपने नाम लिखकर देने को तैयार हूं। आगे चलकर उसे चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप रासबिहारी बाबू से थोड़ा कह दें तो शायद वे अभी मुझ पर कर्ज चुकाने के लिए ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे। विजया ने बात बदलते हुए पूछा, लगभग 3 बज रहे हैं, आपने खाना खा लिया? हां, किसी तरह खा लिया। मैं ये सोचकर घर से निकला था कि कलकत्ता चला जाऊंगा, लेकिन रास्ते में सोचा कि जाने से पहले एक बार आपसे मिल लूं, इसलिए अचानक यहां आ गया। विजया ने उसके चेहरे की ओर देखकर कहा, लेकिन आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आपने अभी खाना नहीं खाया। नरेन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गरीब और दुखी लोगों के चेहरे ही ऐसे दिखाई देते हैं। खाने की छाप आसानी से चेहरे पर दिखाई नहीं देती। आप लोगों और हम लोगों में फर्क बस यही है। ये तो मैं जानती हूं। अच्छा, आपके उस यंत्र की कीमत कितनी है? इसे खरीदने में मुझे 500 रुपए से भी ज्यादा लगे थे। अब 250 रुपए में दे दूंगा। आप 250 रुपए भी दे दें तो मैं इसे आपको दे दूंगा। बिल्कुल नया है, ऐसा ही समझिए। इतने कम में दे देंगे? क्या इसका सारा काम आपके लिए खत्म हो गया है? काम कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बहुत दिनों से इसे खरीदने का शौक था, लेकिन कभी खरीद नहीं पाई। और खरीदकर भी क्या करती? कलकत्ता छोड़कर यहां चली आई हूं। यहां इसे सीखूंगी भी किससे? मैं आपको सब कुछ सिखाकर जाऊंगा। देखिए, विजया के जवाब का इंतजार किए बिना नरेन ने यंत्र बाहर निकाला। उसने उसे एक छोटी सी मेज पर रखा और ठीक तरह से देखने के लिए तैयार कर दिया। आप उस कुर्सी पर बैठिए, मैं अभी आपको सब दिखाता हूं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जिन लोगों का परिचय नहीं है, वे सोच भी नहीं सकते कि इतनी छोटी सी चीज के अंदर कितना बड़ा आश्चर्य छिपा है। ये स्लाइड कितनी साफ है। जीव जगत का कितना बड़ा रहस्य इस छोटे से यंत्र के भीतर दिखाई देता है। ये देखिए। विजया ने यंत्र में आंख लगाकर देखा। कैसा दिखाई दे रहा है? देख पा रही है? हां, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन धुंधला सा लग रहा है। सब कुछ एक दूसरे में मिला हुआ दिखाई दे रहा है। धुंधला। जरा ठहरिए। शायद। नरेन ने यंत्र के कुछ पुर्जे घुमाए, फिर खुद देखकर सिर उठाया। अब देखिए। पहले जो थोड़ा सा धुंधला था, अब भी धुंधला है? नहीं, अब धुंधलेपन की जगह धुआं और भी गाढ़ा दिखाई दे रहा है। गाढ़ा हो गया?
क्या ये सचमुच आपको दिखाई दे रहा है? ये मैं कैसे जानूं? धुआं दिखाई दे तो क्या मैं कह दूं कि आग भी देख रही हूं? मैं ये तो नहीं कह रहा। इस पेंच को थोड़ा घुमाकर अपनी आंख के हिसाब से ठीक कर लीजिए। इसमें दोष कहाँ है? विजया ने फिर आंख लगाई और हाथ से पेंच घुमाने लगी। ये देखकर नरेन घबरा गया। अरे अरे, ये क्या कर रही है? इतना क्यों घुमा रही है? क्या ये चरखा है? रुकिए, मैं ठीक कर देता हूं। अब देखिए। विजया ने फिर यंत्र से देखने की कोशिश की। कैसा है? दिखाई दे रहा है? नहीं। क्यों नहीं? इतना साफ दिखाई दे रहा है। अब तो दिख रहा होगा। नहीं, नरेन झुंझलाकर बोला। आपका पाना भी बेकार गया। इतनी मोटी बुद्धि मैंने आज तक नहीं देखी। विजया ने तुरंत कहा, मोटी बुद्धि मेरी है या आप दिखाना नहीं जानते? और कैसे दिखाओ, बताइए। आपकी बुद्धि सचमुच मोटी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप ध्यान ही नहीं दे रही हैं। मैं यहां बकबक किए जा रहा हूं और आप बेवजह इसमें आंख लगाए मुंह नीचे करके हंस रही हैं। किसने कहा कि मैं हंस रही हूं? मैं कह रहा हूं। तो आपकी भूल है। मेरी भूल? अच्छा, ठीक है। यंत्र तो गलत नहीं है, फिर आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? यंत्र ही खराब है। खराब? आप जानती हैं, ऐसा यंत्र यहां कितने लोगों के पास है, इतनी बड़ी और साफ चीज दिखाने वाला। ये कहते हुए उसने जल्दी से अपनी आंखों से एक बार यंत्र को जांचने के लिए झुककर देखा। उसी समय दोनों के सिर आपस में टकरा गए। विजया ने कहा, उफ। सिर टकराने से क्या होता है जानते हैं? सींग निकल आते हैं। सींग निकले तो आपके सिर से ही निकलने चाहिए। अच्छा, इस पुराने और टूटे हुए यंत्र को अगर मैंने अच्छा नहीं कहा तो मेरा सिर भी सींग निकलने लायक ही है। नरेन ने सूखी हंसी हंसकर कहा, सच कह रहा हूं, ये टूटा हुआ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए आपको संदेह हो रहा है कि मैं आपको ठग कर पैसे लेने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन बाद में आप खुद देख लेंगी। बाद में देखकर क्या करूंगी? तब आपको मैं कहां पाऊंगी? नरेन ने तीखे स्वर में कहा, तो फिर आपने क्यों कहा कि आप इसे लेंगी? इतनी देर तक मुझे बेकार में कष्ट क्यों दिया? अब तो मेरा आज कलकत्ता जाना भी नहीं हो सकेगा। गंभीर स्वर में जवाब मिला। आपने भी क्यों नहीं कहा कि यह टूटा हुआ है? वो बहुत चिढ़ गया। 100 बार कह चुका हूं, टूटा हुआ नहीं है। फिर भी आप कहेंगी कि टूटा हुआ है। क्रोध को रोकते हुए वह उठ खड़ा हुआ। अच्छा, मान लिया। मैं अब बहस नहीं करना चाहता। ये टूटा हुआ ही सही, लेकिन सब लोग आपकी तरह अंधे नहीं होते। अच्छा, मैं चलता हूं। नरेन यंत्र को वापस बक्से में रखने लगा। तभी विजया ने गंभीर स्वर में कहा, अभी कैसे जाएंगे? आपको खाना खाकर जाना होगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। किसने कहा कि जरूरत नहीं है? किसने कहा? आप मन ही मन हंस रही हैं, मेरा मजाक उड़ा रही हैं। आपको तो निश्चित रूप से खाना खाकर ही जाना होगा। जरा बैठिए, मैं अभी आती हूं। विजया बाहर चली गई। नरेन ने यंत्र को बक्से में रखा, उसे बंद किया और मेज से उठाकर एक तरफ रख दिया। कुछ ही देर में विजया अपने हाथों में खाने की थाली लेकर लौट आई। कालीपद के हाथ में चाय का सामान था। उसे देखते ही उसने कहा, इतनी जल्दी उसे बंद करके रख दिया? आपका गुस्सा भी कम नहीं है। नरेन ने उदास स्वर में कहा, आप नहीं लेंगी? इसमें गुस्सा किस बात का? बस कुछ देर बैठकर बेकार ही बकबक करता रहा, यही बात है। ऐसा हो सकता है, लेकिन जितनी बकबक आपने की वो सिर्फ अपने लिए की, एक बेकार चीज बेच देने की कोशिश में। अच्छा, बैठकर खाइए, मैं चाय बना देती हूं। नरेन चुपचाप सीधा बैठा रहा। विजया ने कहा, अच्छा, मैं ही सही आपको वापस लेकर जाऊंगी। ऐसा तो नहीं होगा। आप खाना शुरू कीजिए। मैंने आपसे दया करने का अनुरोध तो नहीं किया था। उस दिन तो किया था, जिस दिन मामाजी की ओर से पूजा की सिफारिश करने आए थे। नरेन ने शांत स्वर में कहा, वो दूसरों के लिए था, अपने लिए नहीं।
दूसरों के लिए कुछ मांगना मेरी आदत है, अपने लिए नहीं। विजया ने तुरंत कहा, तो ऐसा ही हो, लेकिन उसे अब आप वापस लेकर नहीं जा सकते। वह यही रहेगा। अब बैठकर खाइए। नरेन ने चौंक कर पूछा, इस बात का मतलब? मतलब तो कुछ है ही। वो क्रोध में भरकर बोला, वही तो मैं आपसे सुनना चाहता हूं। क्या आप उसे रोककर रखना चाहती हैं? क्या ये भी बाबूजी ने आपके पास गिरवी रखा था? आप तो मुझे भी रोक सकती हैं और कह सकती हैं कि बाबूजी मुझे भी आपके पास गिरवी रख गए हैं। विजया ने अपना लाल पड़ा चेहरा दूसरी ओर फेर लिया और कालीपद से कहा, कालीपद, तू खड़ा होकर क्या कर रहा है? पान लेकर आ। कालीपद चाय का सामान मेज पर रखकर बाहर चला गया। विजया ने शांत स्वर में कहा, लीजिए, झगड़ा मत कीजिए, अब खा लीजिए। नरेन बिना कुछ कहे गंभीर होकर भोजन करने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, सुनिए, बाद में सुनूंगी, पहले पेट भरकर खाइए। बहुत तो खा लिया, और भी बहुत पड़ा हुआ है, तो उसका मैं क्या करूं? अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। विजया ने हल्के व्यंग्य से कहा, यह तो मैं जानती हूं, आप में किसी भी काम को कर पाने की शक्ति ही नहीं है। अच्छा, उस यंत्र को देखना सीखकर मेरा क्या लाभ होगा? नरेन ने आश्चर्य से पूछा, देखकर सीखने से क्या लाभ होगा? हां, यही तो। अगर आप मुझे समझा सके कि इसे सीखने से क्या लाभ होगा, तो मैं खुशी खुशी इसे खरीद लूंगी, चाहे ये कितना ही टूटा हुआ क्यों न हो। आपको इसे खरीदना नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो समझा ही दीजिए। नरेन ने कहा, देखिए, मैं आपको जीवाणु की बनावट दिखाना चाहता था। नंगी आंखों से उन्हें देखा नहीं जा सकता, बल्कि उनके होने का भी पता नहीं चलता। उन्हें केवल इसी यंत्र के माध्यम से देखा जा सकता है। सृष्टि और प्रलय की कितनी बड़ी शक्ति लेकर वे पूरी पृथ्वी पर फैले हुए हैं। उनका वह जीवन इतिहास। अचानक उसने देखा कि विजया उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। लेकिन आप तो कुछ सुन ही नहीं रही हैं। सुन रही हूं भला। क्या सुना? बताइए तो। विजया ने मुस्कुराकर कहा, वाह, क्या एक ही दिन में सब कुछ सीख लिया जाता है? क्या आपने भी एक ही दिन में सीख लिया था? नरेन ठहाका लगाकर हंस पड़ा। लेकिन आपको तो 100 साल में भी नहीं आएगा। फिर ये सब आपको सिखाएगा भी कौन? विजया ने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा, क्यों, आप? नहीं तो इस टूटे हुए यंत्र को मेरे अलावा और कौन खरीदेगा? आपको लेकर भी कोई काम नहीं है और मैं आपको सिखा भी नहीं पाऊंगा। आपको सिखाना ही पड़ेगा। यंत्र बेचकर चले जाएंगे और सिखाने के लिए किसी और को बुलाएंगे? नहीं तो एक और काम कीजिए। सुना है आप अच्छी तस्वीर बनाते हैं, वही मुझे सिखा दीजिए। ये तो मैं सीख ही लूंगी। नरेन कुछ उत्तेजित होकर बोला, वो भी नहीं। जिस विषय में लोगों को खाने पीने तक का ज्ञान नहीं है, उसी में जब आप मन नहीं लगा सकी, तो चित्र बनाना सीखने में मन लगाएंगी? बिल्कुल नहीं। तो मैं चित्र बनाना भी नहीं सीख सकती? नहीं, आप किसी भी बात को ध्यान से सुनती ही नहीं है। विजया ने बनावटी गंभीरता से कहा, अगर मैं कुछ भी नहीं सीख पाई, तो सचमुच मेरे सिर में सींग निकल आएंगे। नरेन जोर से हंस पड़ा। यही आपकी उचित सजा होगी। विजया ने मुंह फेरकर अपनी हंसी छिपाते हुए कहा, ऐसा ही है। आपके पास सिखाने की क्षमता नहीं है, बस ये क्यों नहीं कहते? लेकिन नौकर क्या कर रहे हैं? रोशनी क्यों नहीं करते? जरा बैठिए, मैं अभी रोशनी लाने को कहती हूं। विजया जल्दी से उठी और दरवाजे का पर्दा हटाने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। जैसे किसी अनहोनी को देखकर वह पीछे हट गई। सामने रासबिहारी और विलास बिहारी पिता पुत्र खड़े थे। दोनों अंदर आ चुके थे और पास पड़ी 2 कुर्सियां खींचकर बैठ गए। विलास का चेहरा इतना कठोर और भयानक लग रहा था, जैसे उसके चेहरे पर कालिक पोत दी गई हो। विजया ने खुद को संभाला और पूछा, आप कब आए, काका बाबू? रासबिहारी ने सूखी हंसी के साथ कहा, लगभग आधे घंटे पहले आकर सामने के बरामदे में बैठा हूं। लेकिन तुम बातचीत में बहुत व्यस्त थी, इसलिए बुलाया नहीं। ये वही जगदीश का लड़का है,
विजया ने धीमे स्वर में कहा, ये अपना एक यंत्र बेचकर चले जाना चाहते हैं, वही दिखा रहे थे। विलास गरज कर बोला, यंत्र? ठगने के लिए जगह और नहीं मिली थी क्या? नरेन धीरे धीरे दूसरे दरवाजे से बाहर चला गया। रासबिहारी ने कहा, अरे ऐसी बात क्यों कहते हो? उसका उद्देश्य तो हम जानते नहीं। अच्छा भी तो हो सकता है। हां, बिना जांच के कुछ कहना ठीक नहीं। खैर, वो जो भी हो, हमें उसकी क्या जरूरत है? दूरबीन होती तो कभी कभार दूर की चीजें देखने के काम आ सकती थी। तभी कालीपद हाथ में रोशनी लेकर अंदर आया। रासबिहारी ने उससे कहा, कालीपद, वो बाबू शायद उधर कहीं बैठकर इंतजार कर रहा होगा। उसे बुला लाओ और कहो कि हम ये यंत्र नहीं खरीद सकते, हमें इसकी जरूरत नहीं है, आकर इसे ले जाए। विजया ने डरते हुए भी विनम्र स्वर में कहा, मैंने उनसे कहा है कि मैं इसे लूंगी। रासबिहारी ने आश्चर्य से पूछा, लोगी? क्यों? इसकी क्या जरूरत है? विजया चुप रही। वो कितने रुपए मांग रहे हैं? 200 रुपए। 200 रुपए मांगता है। विलास, तुमने कॉलेज में रहते हुए इन चीजों के बारे में बहुत पढ़ा लिखा है। 200 रुपए का एक यंत्र, ऐसा तो किसी ने कभी सुना भी नहीं होगा। कालीपद, जाओ, उसे बुलाकर ले आओ। ऐसी चालाकियां यहां नहीं चलेंगी। विजया ने तुरंत कहा, कालीपद, तुम अपने काम पर जाओ। उनसे जो कुछ कहना होगा मैं स्वयं कह दूंगी। कालीपद वहां से चला गया। विलास ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्यों बाबू, तुम झूठा अपमान क्यों सहने चले? शायद अभी कुछ और दिखाना बाकी हो। हम लोगों ने भी बहुत तरह के यंत्र देखे हैं बाबू, लेकिन उनमें से किसी को देखकर इस तरह हंसने की बात कभी नहीं मिली। विजया ने उसकी ओर पूरी तरह पीठ फेर ली और रासबिहारी की ओर मुख करके खड़ी हो गई। फिर उसने पूछा, क्या आप मुझसे कोई खास बात कहना चाहते हैं, काका बाबू? रासबिहारी ने पहले अपने पुत्र की ओर छिपकर क्रोधित दृष्टि डाली, फिर शांत स्वर में बोले, बात तो है मां। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है? नरेंद्र और विजया के बीच धीरे धीरे बढ़ता ये रिश्ता आगे क्या रंग लाता है, और क्या दोनों अपने दिल की बात समझ पाएंगे? ये जानने के लिए कहानी के अगले भाग तक हमारे साथ बने रहिए।